आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के बारे में, कक्षा 10 विषय विज्ञान के बारे में। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है बनने के लिए क्या किरण आरेख उसका होना चाहिए, है ना। हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है और एट लास्ट हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा था डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जो विभिन्न बिंदु होते हैं किसके ऊपर, एक दर्पण के ऊपर, है ना। उसके बारे में हमने बातें करी थी, है ना। हमने देखा था ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके अलावा वक्रता त्रिज्या क्या होती है और मुख्य अक्ष किसी दर्पण का क्या होता है। गोलीय दर्पण के बारे में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि फोकस को बताया था आपको, ठीक है। और फोकस को लिखने को मैंने HW में आपको दिया था। फोकस के बारे में हमने ये कहा था कि फोकस जो है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए उसका फोकस परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए उसका फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में तो जो परावर्तित किरणें हैं वो सीधे सीधे फोकस पर मिल जाती हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी सीधे सीधे मिल रही है ना। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण के केस में परावर्तित किरणें तो परावर्तित हो जाती हैं, जो दर्पण है उससे बाहर की ओर चली जाती हैं, दूर चले जाती हैं। लेकिन जब उनको विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हमको वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बात हमने कल की क्लास में करी थी। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस में इतना डिफरेंस है, ठीक है। और ये मुख्य बिंदु उसमें है, बस आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का फोकस जो है परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे स्थित होता है। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। चलिए इसमें एक दो पॉइंट जो फोकस मैंने बताया आपको वो भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, वो भी ऐड कर लेते हैं। फोकस, मुख्य फोकस या फोकस कह लीजिए, बात एक ही है। फोकस के साथ साथ फिर हम फोकस दूरी को भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, किसी दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण के लिए लिख रहा हूं पहले, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज कह लीजिए या फिर प्रकाश किरण, ठीक है। समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट लाइट रेज, आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं कॉमा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण में भी आप सेम बात लिखेंगे, बस उसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू मीट, है ना, कॉमा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बस इतना सा डिफरेंस है।
इतना सा डिफरेंस होगा दोनों की परिभाषाओं में। आ गई बात समझ में? आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है। सो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हमने क्या लिखा कि जब ये परावर्तित किरणें कहां पर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलेंगी तो वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस में हमको वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। और इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं इजीली, ये रहा, है ना। इस डायग्राम को हम लोग देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप इस डायग्राम को? ठीक है। सो ये डायग्राम जो है हमें ये बताता है, ये डायग्राम हमें ये बताता है कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण का तो मुख्य फोकस हमको दर्पण के पीछे दिख रहा है। चलिए इसको डेफिनेशन के साथ ही लगा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है अवतल दर्पण के लिए उसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, जहां पर वो सारी किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हमको होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि क्या हो रहा है, ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है। परावर्तन के बाद ये सबके सब एक बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर। तो यही क्या है भाई, फोकस है। इसे इन्होंने एफ से लिखा हुआ है ना। इसे इन्होंने किससे लिखा हुआ है, इसे इन्होंने एफ से लिखा हुआ है। अब साथ ही साथ इसे हम कैसे निरूपित करते हैं, इसे एफ से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं भाई, एफ। तो जहां पर एफ लिखा होगा वहां पर क्या है, फोकस है। यहां भी देख लो, यहां पर भी देख लो। ठीक है। ये नीचे वाला डायग्राम, ये नीचे वाला डायग्राम जो है ये है अवतल दर्पण के लिए, ये वाला डायग्राम। तो इसमें देखिए, इसमें किरणें पड़ तो रही हैं लेकिन पढ़ने के बाद ये दर्पण से दूर चली जा रही हैं, दर्पण से दूर चली जा रही हैं। ठीक है। लेकिन आप अगर इनको देखेंगे पीछे की दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इनको जब बढ़ाया गया, अपोजिट डायरेक्शन में जब इनको बढ़ाया जा रहा है तो ये हमको एक बिंदु पर जाकर के सब मिलती हुई दिख रही है। ठीक है। और यही बिंदु क्या है, एफ से लिखा हुआ है, फोकस है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, कि दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो हम एफ पॉइंट से, जहां पर एफ लिखा होगा वो दर्पण का मुख्य फोकस होगा। ठीक है। साथ ही साथ उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ के आगे होता है और अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ के पीछे, अवतल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ के आगे। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकस दूरी में लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। P और F के बीच की दूरी, P और F के बीच की दूरी, इसे हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। समझ में आ गई बात। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है वो ये है कि कोई सा भी दर्पण मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि उत्तल या अवतल क्यों बनाया है। और ये इसका मुख्य अक्ष है, इट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और यहां पर दो बिंदु मैं बनाने वाला हूं। सबसे पहला बिंदु ये तो हो गया पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। ये तो हो गया पोल, इसको तो P से लिखेंगे, है ना।
इसके अलावा ये तो हो गया हमारा वक्रता केंद्र, सी से लिखेंगे, और ये हो गया हमारा फोकस। ध्यान से समझना इस बात को। फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। अभी अभी हमने पढ़ा और स्मॉल f से हम इसे निरूपित करते हैं। ठीक है। जबकि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग कैपिटल R से निरूपित करते हैं, और ये होता है वक्रता त्रिज्या। ये बातें तो आपने पढ़ी हुई है ना? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। ठीक है। तो इनके बीच में कुछ संबंध होता है। इनके बीच में क्या संबंध? देखो भाई, ये आपको दिख रहा है, ये बीच पॉइंट पर है, तो ये आधा है और ये यहां तक उसका 2 गुना है। ठीक है। देखने से अगर पता लग जाए तो ठीक, नहीं तो इस संबंध को याद कर लीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब चाहे कोई सा भी दर्पण हो, ठीक है, बराबर 2 गुणा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ। ठीक है। और इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, R इज इक्वल टू 2f। R इज इक्वल टू 2f। आया है समझ में? ठीक है। R इज इक्वल टू 2f, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध के लिए। इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया रहता है इस पर आधारित। लेट मी फाइंड इट। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या? तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या मतलब कि R, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है भाई? R, स्मॉल r, है ना? स्मॉल r हमको दे रखा है। तो हमको क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। हमको क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। चलिए, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगना होती है। मतलब कि जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? ये आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो हमको क्या कर लेना है? सीधे सीधे वक्रता त्रिज्या का आधा कर लेना है। वक्रता त्रिज्या का आधा कर लेना है। तो कितनी है हमारे पास वक्रता त्रिज्या भाई? वक्रता त्रिज्या हमारे पास 20। तो 20 का आधा कर देंगे, 20/2, तो हमारे पास फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही तो हमको फाइंड आउट करना था। तो मैंने बताया था ना, इतना इजी सा आंसर होता है इसका, है ना? कोई बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं होगी। इजी क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। किस प्रकार से गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है। सो हम लोग 1 बाय 1 केस नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको फोकस करें। ठीक है, इसको जरा ध्यान दें। दोनों ही दर्पणों की हम लोग सेम बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं किरण आरेख। यानी रे डायग्राम। तो कितने रे डायग्राम पढ़ने हैं हमको? सबसे पहला हमको
टोटल हमको 4 प्रकार के किरण आरेख पढ़ने हैं, और दोनों के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए। तो पहले प्रकार का जो किरण आरेख है वो आपके सामने रखा हुआ है। पहले प्रकार का जो किरण आरेख है वो आपके सामने रखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये नीले रंग वाली प्रकाश किरण है ना, देखो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये वाली प्रकाश किरण, इसको रेड से दिखाते चलो। ये तो कोई किरण जो है यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, देख रहे हैं आप मुख्य अक्ष कहाँ है भाई, मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है ऊपर वाली, ठीक है, एरो देख रहे हैं आप उसमें। तो ये बोला जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी, तो वो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, मतलब कि कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। पहला नियम ये है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। फर्स्ट रूल हमारे लिए क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण के समांतर आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट लाइट रे, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये तो किसके लिए था भाई, ये था अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए था ये केस। इसी में ही देखो, इसी में ही सेकंड केस उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में क्या होगा भाई, सेम मुख्य अक्ष ये रहा, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है, इसके समांतर तो जा रही है, मतलब इसके साथ साथ तो जा रही है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये कैसे जाएगी, अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि किरण ऐसे बाहर को निकलती है, ठीक है। अब ये हमको फोकस से निकलती हुई तो नहीं दिख रही, ये तो दूर चलेगी, फोकस तो यहाँ है, फोकस तो ये रहा। तो यदि हम इसको पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, तो ये हमको फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देख रहे हैं आप, तो हमको ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, इसमें हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू बी, प्रतीत होती है। समझ में आई है बात, ये नहीं आई है, बाकी पूरा सेम रहेगा। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, बस इतना लिखना है, ठीक है। तो पहला केस समझ गए आप। सेकंड केस देखिए, इसमें सेकंड केस देखिए रेड डायग्राम में, सेकंड केस देखिए। अब बाकी केसेस जो है आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, पहले केस में आपको बस ध्यान देना है, बाकी केसेस आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। ये दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में आप देखिए प्रकाश किरण कहां से जा रही हैं, सेकंड केस में आप देखिए प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है, देखो ये रही, ये आ रही है, जिसपे नीचे ऐसे आने वाला एरो बना है ना, वो वाली प्रकाश किरण। तो कहां से होती हुई आ रही है, ये फोकस से होती हुई आ रही है, देख रहे हो आप, फोकस को टच करती हुई आ रही है ये, देखो ये रहा फोकस यहाँ पर। तो ठीक फोकस से होकर आ रही, और फोकस से आने के बाद कर क्या रही है ये, फोकस से आने के बाद ये सीधा सीधा समांतर जा रही है। कैसे जा रही है, समांतर जा रही है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे सेकंड पॉइंट, मुख्य फोकस से होकर गुजरने
वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। देख रहे हैं आप, समझ गए। और उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में ये लिखेंगे मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली। देखो साथ ही साथ में उसके लिए भी लिख ले रहा हूं, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रही हमारी आपतित किरण। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो ये कैसे आ रही है भाई? ये तो हमको फोकस पर जाती हुई दिख ही नहीं रही है ना। यहाँ से जब ये परावर्तित होगी, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसी चल जा रही है, समांतर हो जा रही है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजर रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, है ना, सीधा देखूंगा, इस किरण को देखूंगा, ये सीधा कहाँ जा रही है, तो फोकस से होकर हमको ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर जाएगी, पर जा नहीं रही है। तो क्या लिखा हमने? फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण। बात समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट में आप देखिए, वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण, वो वाली किरण जो कि वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं। वो किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात हमको क्या दिखता है? परावर्तन के पश्चात हमको दिखता है कि वो उसी परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्ट होकर के उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। ये रहा वक्रता केंद्र यहाँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप लिख लेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो परावर्तित किरण होती है, वो परावर्तन के पश्चात तो वक्रता केंद्र से होकर ही जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस चले जाती है। आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र से आती भी तो नहीं दिख रही है हमें, वक्रता केंद्र से आती भी तो नहीं दिख रही है, बस प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, आती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ऐसे ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप। लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है, लास्ट जो पॉइंट है वो है इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? लास्ट वाले केस के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी किरण जो कि कहां पर गिरे? सीधा सीधा मुख्य अक्ष के ध्रुव पर, जो कि सीधा ध्रुव पर गिरती है। तो सेम कोण, जहां पर जैसा हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, सेम कोण बनाती हुई, सेम परावर्तक कोण से, जिस कोण से वो आपतित हुई थी, उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ये प्रकाश के परावर्तन का नियम करती है। यहाँ पर आप उत्तल और अवतल दर्पण में दोनों में सेम बात लिखेंगे। तो चौथा कौन सा बिंदु रहा भाई? चौथा रहा ध्रुव पर जो प्रकाश किरण आपतित होगी, टी पर पड़ने वाली आपतित किरण। तीसरा बिंदु वक्रता केंद्र पर। आप जान गए हैं कि हर एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जो दर्पण है उसके किसी भी बिंदु पर अगर कोई किरण आपतित होगी तो वो किस प्रकार से होकर के जाएगी, है ना, उसके साथ क्या होगा, किस प्रकार से वो परावर्तित होने वाली है। ठीक है, सो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसको आप लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा जो बातें बताई गई। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।